गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिजर्व एंड प्रोविजन का चैप्टर कंप्लीट किया था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। आप लोगों को पहले भी बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया गया था, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये आज की डेट में हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो अपने बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करे, और प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के पर्पज से यू हैव टू प्रोवाइड मेनी टाइप ऑफ फैसिलिटी टू द कस्टमर so that they may be attractive towards your product, towards your company, towards your business। यानी कि आज की डेट में हमें अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है, और उसके लिए हम कस्टमर को कई प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं फैसिलिटीज में एक फैसिलिटी आती है क्रेडिट सेल। ठीक है, एक फैसिलिटी आती है क्रेडिट सेल। देखो अगर हम अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो कस्टमर्स हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट को परचेज करना ज्यादा पसंद करते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है कि आज की डेट में मार्केट का ये ट्रेडिशन बन चुका है कि यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि आज अगर मार्केट में 100 रुपीस के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं तो 50 रुपीस के प्रोडक्ट क्रेडिट में सेल आउट होते हैं। आज क्रेडिट मार्केट का एक ट्रेडिशन बन चुका है। तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी देनी पड़ती है। लेकिन देखो जब हम कस्टमर को क्रेडिट में गुड सेल आउट करते हैं तो उस टाइम एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स की पॉसिबिलिटी। बैड डेब्ट्स पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई सीधी सी बात है, आज मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो ये कहता है कि जी मुझे 1 लाख रुपए की गुड्स चाहिए, कोई बात नहीं खरीद दो। लेकिन वो कस्टमर ये कहता है कि जी आई विल मेक यू द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ। भाई मैं जो आपको पेमेंट करूंगा वो आफ्टर 2 मंथ करूंगा, 2 महीने बाद मैं आपको 1 लाख रुपए रिटर्न करूंगा। अब आप सोच के देखो कि हम अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन उसने ये कह दिया कि जी मैं आपको पेमेंट 2 मंथ के बाद करूंगा। हमें अच्छा खासा पता है कि अगर हम 1 लाख रुपए की गुड्स कस्टमर को सेल आउट करेंगे तो एटलीस्ट 5% या 10% हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है। लाइक अगर हमारे 10% मार्जिन है तो 1 लाख की गुड्स के ऊपर हम 10,000 रुपीस का प्रॉफिट तो एटलीस्ट अर्न करेंगे। ठीक है, कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे? एटलीस्ट 10,000। अब आप देखो कि 10,000 रुपीस का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, तो नो डाउट हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे, लेकिन उसने एक प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर दी, ही इज डिमांडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। भाई वो बंदा हमसे क्रेडिट की डिमांड कर रहा है, उधार में सामान खरीदना चाहता है। अगर कल को मान लो उसने 2 मंथ के बाद पेमेंट देने से मना कर दिया तो 10,000 प्रॉफिट तो दूर की बात है, 90,000 रुपीस की जो हमारी कॉस्ट है वो पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए कभी भी जब क्रेडिट सेल की जाती है तो उस समय हमारे माइंड में एक डर तो हमेशा बना रहता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, कहीं बैड डेब्ट्स क्रिएट ना हो। तो अब बात आती है कि क्रेडिट सेल भी करनी है और पैसे की सेफ्टी भी चाहिए, वो कैसे इंश्योर की जाए। देखो क्रेडिट सेल के केस में अपने पैसे की सेफ्टी, अपने पैसे की सिक्योरिटी के लिए आप कस्टमर को पिंचिंग वर्ड इस तरीके के तो यूज कर नहीं सकते कि भाई तुम अपना घर गिरवी रखवा दो, तुम अपने गहने गिरवी रखवा दो। इस तरीके के कोई वर्ड्स तो आप कस्टमर के साथ यूज कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इस प्रकार की वर्डिंग्स आप अपने कस्टमर के साथ यूज करोगे अनडाउटली ही विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा। ठीक है, तो इस प्रकार की वर्ड्स तो आप अपने कस्टमर के साथ यूज कर नहीं सकते। अब बात आती है कि किस तरीके से क्रेडिट सेल को इंश्योर किया जाए, किस तरीके से क्रेडिट सेल के साथ साथ अपने पैसे की सेफ्टी, अपने पैसे की सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें कुछ ट्रेड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए। क्या प्रोवाइड किए? कुछ ट्रेड लीगल डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों ने जैसे स्टैम्प पेपर का नाम सुना होगा, कई बार हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि यार ये काम ऐसे होगा, तुम हमसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। व्हाट इज स्टैम्प पेपर? एक्चुअली में स्टैम्प पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखी गई बात को बंदा या एक्सेप्टर जिसने भी उस स्टैम्प पेपर पे साइन किए वो फॉलो करने के लिए बाउंडेड होता है। अगर वो फॉलो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं।
इसी प्रकार ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने किसी कस्टमर को 1 लाख रुपीस की गुड सेल आउट की है, उसने मुझसे 2 मंथ के क्रेडिट की डिमांड की है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा प्रूफ हो जिसके ब्याज पर हम ये प्रूव कर सके कि हम उस बंदे के पैसा मांगते हैं, ठीक है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का जो ट्रेड डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किए हैं, उसमें क्या होगा कि जो सेलर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लिखेगा कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट। देखो ये लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें जो सेलर होगा वो ये लिखेगा कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट ऑन दिस डेट। भाई 2 महीने बाद इस डेट को इस अमाउंट की पेमेंट आप मुझे या मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग जिसको भी मैंने नॉमिनी किया है, जिसको भी कहा है, उसको आप पेमेंट करोगे। ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कोर्ट के थ्रू इशू होते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप लगती है, ठीक है। अब मान लो मैंने जैसे एक्सपोर्ट 1 लाख की गुड सेल आउट की, आज मैं उसमें लिख दूंगा कि आफ्टर 2 मंथ ऑन दिस डेट, आफ्टर 2 मंथ ऑन डेट, जो भी डेट डिसाइड हुए, यू विल पे मी, यू विल पे टू मी or to persons or to person ordered by me ₹1। भाई आप 2 महीने बाद मुझे या मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन है उसको 1 लाख की पेमेंट करोगे। यहाँ पे गवर्नमेंट की स्टैंप होती है, यहाँ पे मेरे साइन होंगे और यहाँ पे जो मेरा बायर है जिसने मुझसे गुड्स खरीदी है उसके साइन होंगे। अब क्या होगा कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवाने से इस चीज का लीगल प्रूफ हमारे पास आ गया कि हम उस बंदे के पैसा मांगे, ठीक है। अब अगर कल को ड्यू डेट के ऊपर जो भी डेट इस बिल ऑफ एक्सचेंज की है वो पार्टी पेमेंट करने से मना करे तो वी कैन टेक ए लीगल एक्शंस अगेंस्ट दैट पार्टी। हम उस पार्टी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले पाएंगे और उससे अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे। तो इस प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है बेटा। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन कैसे करोगे, इसकी डेफिनेशन क्या है आप सभी नोट कर लें कि देखो अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो इसकी रियल डेफिनेशन क्या बनती है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन डॉक्यूमेंट which is the acknowledgement of a debt, which is the acknowledgement of a debt and the acceptor of the bill of exchange is legally bounded to make the payment of bill of exchange, and the acceptor of the bill of exchange is legally bounded to make the payment of bill of exchange on a certain date, ठीक है, on a certain date। क्लियर है बात? इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, दूसरे वर्ड में आप कैसे लिख सकते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑन ए सर्टेन डे। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक ऑर्डर शामिल होता है, जिसमें एक ऑर्डर दिया जाता है एक सर्टेन अमाउंट को सर्टेन डे को पे करने के लिए, which contains an order to make the payment of a certain amount on a certain day। तो ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए ये डेफिनेशन के बाद हमारे पास पॉइंट आ रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी फीचर्स क्या है। तो देखो अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, देखो अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में बात करें तो इसकी फर्स्ट फीचर है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है दैट शुड बी इन रिटन। ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज से काम नहीं चलेगा,
कि भाई ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ या मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम 2 महीने बाद पेमेंट करोगे, उसने कहा ठीक है जी मैं आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसे ओरली वर्क नहीं चलेगा। सेकंड, इट मस्ट कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट नॉट एन रिक्वेस्ट। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो बायर है जिसने हमसे गुड्स खरीदे हैं, जिसके हम पैसा मांगते हैं, हम उस पार्टी को ऑर्डर देते हैं कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट। भाई 2 महीने बाद आप मुझे इस अमाउंट की पेमेंट करोगे, ये ऑर्डर है ना कि रिक्वेस्ट। आप उससे रिक्वेस्ट नहीं करोगे भाई साहब प्लीज 2 महीने बाद मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर देना। अरे आप उसके पैसा मांगते हो, ये आपका राइट बनता है कि आप उससे पैसा वसूल करो, ठीक है, आप उससे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ऑर्डर कंटेन होता है वो ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें आप किसी प्रकार की कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। क्या ऐड नहीं कर सकते? कंडीशन, कि भाई ऐसा नहीं लिख सकते कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख, अदरवाइज आई विल फॉरफिट योर कार। ठीक है, कि भाई अगर आपने पेमेंट नहीं की तो मैं आपकी कार को फॉरफिट कर लूंगा, जब्त कर लूंगा। ऐसी कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकता। हाँ ये क्लियर है, लीगल एक्शन होगा अगर पेमेंट नहीं होगी, वो बात की बात है, आप उसमें कंडीशन ऐड नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो अमाउंट होता है दैट इज ए सर्टेन वन, बिल्कुल निश्चित होता है कि हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड। जैसे उसमें लिखा जाता है कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख, ऐसे नहीं लिखा जा सकता आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख प्लस इंटरेस्ट। अब ये जो वर्ड है प्लस इंटरेस्ट, इस प्लस इंटरेस्ट का क्या मायने होगा? भाई आप मीनिंग क्या लगाओगे? प्लस इंटरेस्ट कितना? कल को मान लो 2 महीने बाद वो आकर कहे जी 1,05,000 पकड़ो, 5,000 इंटरेस्ट के, आप कहोगे ना जी मेरे तो 1 लाख के ऊपर 50,000 का इंटरेस्ट बनता है, 50,000 और दो। ऐसा थोड़ा ना होता है। अगर जो भी अमाउंट है वो सर्टेन वन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कितनी पेमेंट करनी। द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी ए फिक्स वन, किस डेट को पेमेंट की जाएगी वो भी सर्टेन होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर ऑफ द बिल। देखो क्या होता है कि जैसे मैं गुड्स सेल आउट कर रहा हूं, ठीक है, मैं उस पार्टी के ऊपर बिल लिखूंगा जिसने मुझसे गुड्स खरीदी है कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, और मेरे उसके ऊपर साइन होगी, यानी कि इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर एज वेल एज द एक्सेप्टर। मेरे भी साइन होंगे और जिस पार्टी के पैसा मांगता हूं, जो पार्टी पेमेंट करेगी उसके भी साइन होंगे, जिसको एक्सेप्टर कहा जाता है। अगले पॉइंट पे कह रहा है इट मस्ट बी साइंड बाय द एक्सेप्टर। नेक्स्ट, द अमाउंट मेंशन इन द बिल इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड टाइम पीरियड। देखो आगे जाकर हम बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें 2 प्रकार के, वैसे 3 होते हैं। एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड में कोई डेट फिक्स नहीं होती, जैसे ही वो पार्टी जो पैसा मांगती है पेमेंट की डिमांड करेगी, एक्सेप्टर हैव टू मेक द पेमेंट। और एक होता है एक डेट फिक्स कर ली जाए कि भाई इस डेट को पेमेंट करोगे। तो अमाउंट मेंशन इन द बिल इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड टाइम पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट इज पेबल आइदर टू द बियरर ऑफ द बिल और टू ए स्पेसिफाइड पर्सन टू हिज ऑर्डर। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट होगी वो या तो बियरर को की जाएगी, बियरर मींस जो जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योरिटी डेट पे है, या फिर उस पार्टी को पेमेंट की जाएगी जिसको बियरर डिसाइड करे। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास है लेकिन मैं कहता हूं कि भाई आप इस पार्टी को पेमेंट दे दो, तो उसको दी जाएगी। It be a stamp according to its amount। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज को लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट की स्टैंप लगती है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ बिल। अगर मान लो 5 लाख का बिल है तो उसके ऊपर मान लो 500 की स्टैंप लगेगी। अगर 1 लाख का बिल है तो 100 की स्टैंप लगेगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैंप इज पेस्टेड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्टीज रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज। पार्टीज, पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज।
देखो बेटा, पार्टीज रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कोई बिल ऑफ एक्सचेंज देती है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ थ्री पार्टीज। थ्री पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? वन इज ड्रॉवर, सेकंड वन इज ड्रॉवी एंड थर्ड वन इज पे। देयर आर थ्री पार्टीज related to bill of exchange. One is drawer, second one is drawee and third one is pay. सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉवर की। देखो ड्रॉवर मींस दैट पर्सन हु राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। जो पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखती है उसे हम ड्रॉवर कहते हैं। जनरली द सेलर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ड्रॉवर। भाई जनरली जो गुड्स का सेलर होता है, जिसने गुड्स को सेल आउट किया है, ही इज कॉल्ड द ड्रॉवर। उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉवर कहा जाता है। ठीक। सेकंड आता है ड्रॉवी। ड्रॉवी मींस दैट पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज या अपॉन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन। जो बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है या जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, ही इज कॉल्ड ड्रॉवी। उसे ड्रॉवी कहा जाता है। And third one is pay. Pay means that person to whom the payment will be made under the bill of exchange. जिस पार्टी को बिल ऑफ एक्सचेंज के अंडर पेमेंट की जाएगी, he will be called pay. उसे क्या कहा जाता है? पे का। ठीक है बेटा। कई बार क्या होता है कि जो ड्रॉवर होता है एंड पे दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आज आपको गुड सेल आउट की, मैं बिल लिखूंगा, ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट भी किसको चाहिए? मुझे चाहिए। तो ड्रॉवर और पे सेम भी हो सकते हैं। कई बार क्या करते हैं कि जैसे मैंने बिल लिखा, आपसे बिल ले लिया, ठीक, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी और पार्टी को दे देता हूं कि भाई इसको पेमेंट कर देना, तो वो पेमेंट उस पार्टी को मिलेगी, तो पे में भी डिफरेंट, पे दूसरा भी हो सकता है। ठीक है। तो जनरली देयर आर थ्री पार्टीज रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखो एक स्पेसिमेन कॉपी दी गई है बिल ऑफ एक्सचेंज की आपके पास, बुक में आप चेक करेंगे। इस प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। सबसे पहले डेट, प्लेस, भाई कौन से प्लेस पे किस डेट को लिखा गया है, अमाउंट कितना है वो भी लिखा जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग स्टैंप लगती है, फिर उसके लिए आगे लिखा जाता है 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹5 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड। फॉर वैल्यू रिसीव्ड का मतलब भाई आप मुझे जो 5 लाख रुपए पे करोगे, उसके अगेंस्ट जो वैल्यू बनती है वो आपने ले ली, भाई गुड्स ले ली या मुझसे पैसा उधार ले लिया था, उस वैल्यू के अगेंस्ट आप मुझे 5 लाख की पेमेंट करोगे। फिर उसके बाद साइन बाय जो पार्टी है उसके साइन, और फिर एक्सेप्टर के साइन। ठीक है, इस तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। अब इसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो डियर, बिल ऑफ एक्सचेंज के एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं? तो सबसे पहले इसका जो एडवांटेज है दैट इज हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई गुड्स की क्रेडिट सेल में हेल्पफुल होना। देखो विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द सेलर हैव नो हेजिटेशन ऑफ सेलिंग द गुड्स इन क्रेडिट बिकॉज़ ही नो दैट ही विल गेट द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन ए सर्टेन। यानी कि इसमें क्या होता है कि सेलर के माइंड में किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होता, बिकॉज़ ही नो दैट ऑन ए सर्टेन डेट ही विल गेट द पेमेंट, उसको पैसा मिल जाएगा। तो देयरफॉर इट मेक्स इट पॉसिबल टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट। सेकंड, लीगल डॉक्यूमेंट। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए लीगल डॉक्यूमेंट इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ द लॉ, इफ द ड्रॉवी या इफ द एक्सेप्टर refuse to make the payment of the bill of exchange, we may take a legal action to recover the amount। यानी कि अगर एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करने से मना करता है, तो हम एक लीगल एक्शन लेकर उससे अपना पैसा रिकवर करवा सकते हैं। थर्ड, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग थर्ड पॉइंट आता है डिस्काउंटिंग फैसिलिटी का। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखो जैसे मान लो आज आपको किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, दैट पार्टी प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट आफ्टर 3, उसने 3 मंथ बाद पेमेंट करने का प्रॉमिस कर दिया। ठीक है, 3 मंथ का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, लेकिन लेट्स सपोज आप जस्ट आफ्टर 15 डेज आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है,
तो आप क्या कर सकते हो कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ले जा सकते हो बैंक के पास, बैंक से रिक्वेस्ट करो कि भाई मेक द पेमेंट ऑफ दैट बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर मैच्योरिटी, भाई मैच्योरिटी से पहले आप इसकी पेमेंट कर दो, जो भी आपका डिस्काउंट बनता है वो डिस्काउंट आपको उसके ऊपर डिडक्ट कर दो। बैंक ऐसा कर देगा क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, बैंक को भी पता है 2 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक बिफोर इट्स मैच्योरिटी इन केस ऑफ नीड ऑफ मनी। भाई अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक से डिस्काउंटेड करवाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज एंट्रोसमेंट पॉसिबल। देखिए ये एंट्रोसमेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम वन पार्टी इज हैंडेड ओवर टू अदर, इट इज कॉल्ड एंट्रोसमेंट। मेरे पास ये चौक है, मैंने किसी दूसरे को दे दिया, इट इज कॉल्ड एंट्रोसमेंट, वो उसका ओनर बन जाएगा, तो उसको एंट्रोसमेंट कहते हैं। तो देखो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं दैट कैन बी एंट्रोस्ड टू समवन अदर। आज मान लो किसी पार्टी से मुझे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, कोई दूसरी पार्टी मेरे पैसा मांगती है, तो अपने नाम का बिल ऑफ एक्सचेंज देने की जगह जो पहला वाला बिल ऑफ एक्सचेंज हमें मिला हुआ है किसी पार्टी से, दैट मे बी हैंडेड ओवर टू अदर। एक्स ने मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ये का ये बिल ऑफ एक्सचेंज उठाकर मैं वाई को दे दूंगा, इसको एंट्रोसमेंट कहते हैं। तो ये कहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैन इजीली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन सेटलमेंट ऑफ डेब्ट ऑफ अदर पर्सन, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी दूसरे पार्टी को हैंडओवर किया जा सकता है फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट, उस पार्टी के डेब्ट या लोन की सेटलमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमेंडर्स। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक बेनिफिट ये है कि थ्रू एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज या थ्रू गेटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द डेटर वी सेव फ्रॉम सेंडिंग द रिमाइंडर्स। हमें उस पार्टी को रिमाइंडर्स भेजने की जरूरत नहीं, रिमाइंड करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल केसेस में हम किसी पार्टी को क्रेडिट में गुड सेल करते हैं, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं दिया गया, उस पार्टी ने हमें प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं 10 अक्टूबर को आपको पेमेंट करूंगा, हम उस पार्टी को बार-बार याद दिलाएंगे, 2 तारीख को उस पार्टी से मिले, भाई साहब 10 तारीख की पेमेंट ध्यान रखना, फिर 4 तारीख को वो बंदा फिर मिल गया मार्केट में, भाई साहब 10 तारीख आने वाली ध्यान रखना, फिर उसके बाद 5 तारीख को फिर फोन करेंगे, भाई साहब 10 तारीख का आपका प्रॉमिस है पेमेंट करने का, मुझे जरूरत है ध्यान रखना, फिर 9 तारीख को फिर उसको फोन करेंगे, फिर उसको रिमाइंड करवाएंगे। कहने का मतलब नॉर्मल सेल के केस में वी हैव टू रिमाइंड अबाउट द पेमेंट continuously, but in case of bill of exchange there is no need to send the reminders। आपको रिमाइंडर्स भेजने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो एक्सेप्टर है he is legally bound to make the payment on due date। अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस ले सकते हैं, इसलिए हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखना उसकी ड्यूटी बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज कन्वीनियंट मींस ऑफ मेकिंग फॉरेन पेमेंट। देखो फॉरेन पेमेंट करने का एक पॉइंट छूट गया, 6 पॉइंट है हेल्पफुल इन प्लानिंग कैश ऑपरेशन। देखो विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यू कैन मेक योर कैश ऑपरेशंस इजीली। कैश ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो आज एक्स मेरी एक पार्टी है, कस्टमर है, उसने हमसे 5 लाख की गुड्स परचेज की और प्रॉमिस किया कि मैं आपको 5 जनवरी को पेमेंट कर दूंगा, प्रॉमिस कर रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं दे रहा। अब क्या होता है कि हमने उसके प्रॉमिस की ब्याज के ऊपर आगे की प्लानिंग करनी कि भाई 6 तारीख को 1 लाख रुपए यहाँ खर्च करना है, 2 लाख रुपए की बाइक को पेमेंट करनी है, 3 लाख का सामान खरीदना है, इस तरीके की हमने कैश प्लानिंग करनी है। 5 तारीख को आपके बंदा पेमेंट करने से मना कर, उसने तो मना कर दिया लेकिन आपकी जो कैश प्लानिंग फेल हो गई है ना। जबकि इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज ए सर्टेन दैट यू विल रिसीव द पेमेंट एंड यू कैन मेक योर कैश प्लान अकॉर्डिंगली। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू आपको सर्टेन होता है कि दैट यू विल रिसीव द पेमेंट, कि भाई आपको पेमेंट मिलेगी, यू कैन मेक योर कैश ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कैश प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्वीनियंट मींस ऑफ मेकिंग फॉरेन पेमेंट। देखो बेटा फॉरेन पेमेंट करने का सबसे कन्वीनियंट मींस का मतलब होता है साधन, ठीक है। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए कन्वीनियंट मींस ऑफ मेकिंग द फॉरेन पेमेंट। ये फॉरेन पेमेंट को करने का सबसे आसान साधन। देखो whenever a business organization makes the foreign trade, they have to make the payment
in foreign countries. In case with the help of accepting the bill of exchange in foreign country, you need not to transfer the money from you need not to carry the money from our country to foreign country. भाई मान लो अमेरिका के किसी ट्रेडर के साथ आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसको पेमेंट करने के लिए पहले आप इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवाओगे, फिर वो पैसा बैंक में भर के आप अमेरिका लेके जाओगे, उसको पेमेंट करोगे। जबकि सबसे बढ़िया तरीका है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करो, उस पार्टी को दे दो, वो पार्टी ड्यू डेट के ऊपर वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने बैंक में लगा देगी, आप पेमेंट अपने बैंक में डिपॉजिट कर लो, तो बैंक टू बैंक आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इट इज ए कन्वीनियंट मींस ऑफ मेकिंग द फॉरेन पेमेंट। वी कैन से कि इसके थ्रू फॉरेन पेमेंट करना बहुत आसान था। नेक्स्ट, सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। देखो मनी के सर्कुलेशन से बचाओ। आप लोग देखो आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई जैसे कोई नोट इशू करता है, कोई भी करेंसी इशू करता है, स्टार्टिंग में करेंसी की आदत क्या होती है? 2000 का नोट आरबीआई ने इशू किया, कोई स्टेपलर नहीं होता, कोई पेन, कोई इंक, कुछ नहीं लगा होता, बिल्कुल कड़क नोट होता है, बिल्कुल चमकीला नोट। लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ टाइम पीरियड के बाद नोट की कंडीशन क्या होती है? कई जगह टेप लगा लगा कर उसको सरवाइव करवाना पड़ता है, उसको लाइफ देनी पड़ती है, ठीक है? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जब मनी बहुत लोगों के हाथों में से गुजरती है, मनी का जब सर्कुलेशन होता है तो उसकी वजह से वो करेंसी बेकार हो जाती है। कागज ही तो है, आप खुद देखो, हम लोग रजिस्टर में काम करते हैं, रफ कॉपी में काम करते हैं, जिस समय हमारे पास रजिस्टर स्टार्टिंग करता है, पेज एकदम कड़क, और साल के अंत में उन पेजों की आदत क्या हो जाती है? बिल्कुल फटने के कगार पे पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सेम बात करेंसी के साथ होते हैं। करेंसी की जब इशू करते समय कंडीशन देखी जाए तो कुछ और होती है, और कुछ समय के बाद उसकी कंडीशन कुछ और होती है, ठीक है? बट विद द हेल्प ऑफ मेकिंग बाय मेकिंग द ट्रेड ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, money saves from circulation. As a result, our currency will remain safe. भाई मनी का सर्कुलेशन से बचाव होता है, जिसका इफेक्ट होता है कि मनी आपकी सेफ है, आपकी जो करेंसी नोट है दैट विल रिमेन सेफ, ठीक है? और उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज कन्वीनियंस फॉर द परचेजर। परचेजर या बायर के लिए कन्वीनियंट हो। देखो मेकिंग द पेमेंट थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज also helps the purchaser। कैसे हेल्प करते हैं परचेजर को? देखो कई बार क्या होता है कि जो ट्रेडर होते हैं ना, they have lack of money and due to lack of money they are not able to do the business transaction on a large scale। मैं आज अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपीस है, लेकिन 5 लाख रुपए से बिजनेस ढंग से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मैं अपनी दुकान पे प्रॉपर वैरायटी मेंटेन नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर मुझे क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाए तो मैं अपनी दुकान पे वैरायटी मेंटेन कर सकता हूँ, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। अब क्रेडिट फैसिलिटी किसके थ्रू मिल सकती है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आप ये कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज मेक्स इट पॉसिबल फॉर द परचेजर टू परचेज द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड आफ्टर सेलिंग द गुड्स ही कैन मेक द पेमेंट। तो परचेजर के लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि ही कैन परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि उसको क्रेडिट फैसिलिटी मिल सकती है, ठीक है? दीज आर एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है बेटा? यहाँ तक पढ़ लो, बाकी कल कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू।